स्वागत है आपका कहानी विद सविता में। आइए शब्दों की इस दुनिया में एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के किसी अनकहे सत्य से भी हमारा परिचय कराती है। तो स्वागत है आपका कहानी विद सविता में। सपने देखने का अधिकार तो सभी को होता है, किंतु यदि इरादा मजबूत और दृढ़ निश्चय हो तो हमारे सपने अवश्य पूरे होते हैं। ऐसी ही कहानी है दो बहनों की, सुनिएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मार्केट जा रही हूँ पूनम, तुझे कुछ मंगवाना तो नहीं मार्केट से? सुधा ने अपनी साड़ी के पल्लू ठीक करते हुए कहा। हाँ दीदी, थोड़ा रुकिए, मैं अभी आई, कहकर पूनम कमरे में चली गई। कुछ देर बाद पूनम अपने हाथ में एक लाल रंग का सूट लेकर आई और सुधा के हाथ में थमाते हुए बोली, ये लीजिए दीदी, मुझे मेरे इस सूट के लिए इसी के रंग से मेल खाता हुआ दुपट्टा चाहिए बस। हाँ दीदी, थोड़ा रंग का ध्यान रखना, दुपट्टा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, सुर्ख लाल रंग का। हाँ हाँ मेरी लाडो, दुपट्टा तो ले आऊँगी, पर तू मुझे एक बात तो बता। वो क्या दीदी? दीदी की बच्ची, तुझे याद है ना, एक बार मैं तेरे लिए लाल रंग का कितना सुंदर सिल्क का सूट लेकर आई थी। मेरे लाख कहने पर भी तूने वो सूट नहीं पहना था, बस यही कहती रही, दीदी मुझे लाल रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर आज यह है लाल रंग। सुधा ने शरारत भरी नज़रों से पूनम की तरफ देखते हुए कहा। सुधा की बात सुनते ही पूनम के चेहरे का रंग मारे शर्म के और भी खिल उठा। उसकी गालों की गुलाबी रंगत और भी गुलाबी हो गई और वह थोड़ा शर्माते हुए कहने लगी, वो क्या है कि दीदी, विशाल को ये रंग बहुत पसंद है और उसी ने मुझे कहा है कि जब मैं आऊँ तो तुम यही सूट पहनना। अरे वाह, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, अभी से हमारी चुटकी पर विशाल के प्रेम का रंग इतना गाढ़ा चढ़ गया। सुधा ने पूनम को गले से लगा लिया। दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी। बचपन से माँ बाप का साया सिर से उठ जाने के कारण दोनों बहनें ही एक दूसरे की हिम्मत, ताकत और हौसला थी। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। अच्छा सुन, मैं चलती हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि सोच रही हूँ कि आज ही तेरी सारी साड़ियाँ फॉल के लिए दे आऊँगी और एक हफ्ते बाद जब आना होगा तब उन साड़ियों को मैं लेकर आ जाऊँगी। तब तक मैं आऊँ तू खाना बनाकर तैयार रखना, क्योंकि तेरे जीजा जी भी आएंगे और वो खाना खाकर फिर हम दोनों जल्दी ही इधर से निकलेंगे। तो ठीक से दरवाज़ा बंद कर लेना। सुधा की बात सुनकर अचानक से पूनम की आंखें फैल गई और वह चौंकते हुए बोली, जीजा जी वो आज क्यों आ रहे हैं? आपने पहले तो नहीं बताया, मुझे लगा आप इधर से अकेली जाएंगी। क्यों, क्या हुआ? तो इतना घबरा सी क्यों गई? नहीं दीदी, बस यूं ही आपके चले जाने के बाद मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। सुधा ने पूनम के आंसू अपने हाथों से पोंछकर उसे गले से लगाते हुए कहा। ए पगली, इन आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ सपने होने चाहिए जो एक महीने बाद सच होने वाले हैं, समझी तू? और अब कभी मत रोना। और तू खुद को अकेला क्यों सोचती है? हम फ़ोन पर तो रोज़ाना ही बात करते हैं। देख मुझे देर हो जाएगी आने में, मैं चलती हूँ। सुधा तो चली गई, लेकिन पूनम, वह तो मारे डर के काँप रही थी। न जाने आज उसे किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। लग रहा था मानो आज कोई तूफान आने वाला है। न जाने कैसे कैसे विचार उसके मन में आ रहे थे। वह आज भी नहीं भूल पाई थी वह दिन जब उसकी बड़ी बहन सुधा को देखने के लिए पहली बार लड़का और उसके घर वाले आए थे। साथ में पूनम के मामा और मामी भी थे। माँ बाप एक दुर्घटना में कुछ साल पहले ही उन्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। दोनों बहनें अकेली पड़ गई। रिश्तेदार भी कुछ दिन तक ही उनका हाल पूछने आते थे। बस एक मामा और मामी ही थे जिन्हें इन दोनों की चिंता लगी रहती थी और हर सुख दुख में हर समय साथ खड़े रहते थे। सुधा के रिश्ते की बात भी उसके मामा ने ही चलाई थी, क्योंकि उनका कहना था कि सुधा पूनम दोनों के हाथ पीले हो जाएं तो वे अपने घर चली जाएंगी, हमें भी थोड़ी बेफिक्री होगी, आखिर दोनों ही तो हमारी बहन की निशानी है। लड़के वाले सुधा को देखने आए हैं। पूनम और उसके मामा मामी मेहमानों की आवभगत में लगे थे। कुछ देर बाद मामी अपने साथ सुधा को ड्राइंग रूम में लेकर आ गई। पूनम भी वहाँ बैठी हुई थी। लड़के के माँ और पापा दोनों ही सुधा से बात करने में लगे थे। तभी पूनम ने देखा कि उसके होने वाले जीजाजी कब से उसे ही देखे जा रहे हैं। पूनम मारे शर्म के वहाँ से उठकर भीतर चली आई।
पूनम थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई देखे तो बस देखता रह जाए। लगता था कि ईश्वर ने बड़ी फुर्सत में बनाया है। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाबी पंखुड़ी से होठ, पतली और लंबी सधी हुई नाक, सुराहीदार गर्दन और उस पर काले लंबे घने और थोड़े घुंघराले बाल। कुल मिलाकर स्वर्ग की अप्सरा लगती थी। सुधा भी कम खूबसूरत नहीं थी, बस उसका रंग थोड़ा दबता था। कुछ देर बाद लड़के के पिता ने सुधा के मामा की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब, हमें सुधा पसंद है और आप ये रिश्ता पक्का ही समझिए। यह सुनकर मामा और मामी के साथ ही पूनम भी बहुत खुश हुई। और सुधा, उसकी तो खुशी का ठिकाना न था। राकेश भी बहुत खूबसूरत और आकर्षक था। उसे देखते ही सुधा भी न जाने कितने सपने सजा बैठी थी मन में। सुधा की मामी ने राकेश की तरफ देखते हुए उससे पूछा, राकेश बेटा, तुम भी तो बताओ, तुम्हें हमारी सुधा कैसी लगी? आखिर रहना तो तुम दोनों को ही है। और सुधा, तू भी बता बेटा, तुझे राकेश पसंद है? मामी की बात पर सुधा ने शर्म के मारे अपनी आंखें झुका ली और होले से मुस्कुरा दी। राकेश झट से कह उठा, जी मुझे भी पसंद है। राकेश की बात पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन राकेश के मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जान सका। सुधा और राकेश ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और सबने उन दोनों का आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद जब वे लोग जाने लगे तो पूनम और उसके मामा मामी मेहमानों को बाहर गाड़ी के तक छोड़ने आए। तभी अचानक से सबकी नज़रें बचाकर राकेश ने धीरे से पूनम का हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, साली जी, अब तो आपको भी चलना होगा हमारे साथ, वह भी हमारी बनकर। न जाने क्यों ये हमारी बन के शब्द पूनम को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। पहले तो उसे लगा कि उसके जीजाजी ने उससे मजाक किया है, और फिर दीदी कितनी खुश है, वह बिना वजह बात क्यों बढ़ाएगी, अच्छा भी नहीं लगेगा। सुधा की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। जब कभी सुधा मायके आती तो राकेश उसके सामने हमेशा ही बड़ी अच्छी बातें करते, लेकिन जैसे ही मौका मिलता वे उसे बड़ी ही ललचाई नज़रों से देखते। कुछ ही दिनों बाद उसके मामा ने एक अच्छा लड़का देखकर पूनम का रिश्ता भी तय कर दिया। अब तो पूनम बहुत खुश थी। वह हमेशा ही विशाल के सपनों में खोई रहती थी। विशाल एक अच्छा संस्कारी पढ़ा लिखा लड़का था और सरकारी नौकरी में भी था। पूनम को देखते ही पसंद कर लिया था। दोनों एक ही शहर के होने के कारण अक्सर मिलते रहते थे। अचानक किसी ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, पूनम को लगा मानो कि एक गहरी नींद से जगी हो। ना चाहते हुए भी उसे दरवाज़ा खोलना ही पड़ा। सामने राकेश को देखकर उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए उन्हें नमस्ते कहा और ड्राइंग रूम में बैठने को कहकर खुद रसोई में पानी लेने चली गई। पूनम पानी लेने का गिलास हाथ में लेते हुए राकेश से पूछा, और घर में सब कैसे हैं जीजू, मौसा जी, मौसी जी? सब ठीक है महा, कभी हमारे हालचाल भी जान लिया करो। राकेश ने एक बेहुदा हंसी हंसते हुए पूनम की तरफ देखा। पूनम बिना कुछ कहे ही रसोई घर में चली गई। वह चाय बनाने लगी। उसका दिल जोर जोर से घबरा रहा था। ना जाने उसे क्यों लग रहा था कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है, क्योंकि आज उसे राकेश की आंखों में एक बहसीपन दिखाई दे रहा था। उसके हाथों की उंगलियों की हरकत देखकर लगता था कि अभी नोच डालेंगी किसी को। उसने झट से अपने मोबाइल पर मैसेज टाइप किया, सुधा के मोबाइल पर भेज दिया, दीदी प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मैं मुसीबत में हूँ। मैसेज के साथ ही पूनम ने सुधा के नंबर पर मिस्ड कॉल भी कर दी। पूनम चाय की ट्रे रख ही रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरना चाहा। पूनम ने झट से थोड़ा पीछे हटते हुए राकेश के और गुस्से से देखते हुए कहा, ये क्या है? शर्म आनी चाहिए आपको। छी, शर्म किस बात की? मेरा तो सपना ही तुम हो। सुधा से शादी तो एक जरिया था तुम तक पहुंचने का। मैं आया था सुधा को देखने, लेकिन तुम्हें देखते ही तुम ही मन को भा गई थी। तब से अब तक हर पल मैं यही सोचता रहा, कभी सुधा अकेला आने ही नहीं देती, हमेशा साई की तरह उसके साथ से मैं तंग आ गया हूँ। पूनम ने राकेश को दीवार से धकेलते हुए कहा, कितनी घटिया सोच है आपकी। मैं आपका एक घटिया सपना कभी पूरे नहीं होने दूंगी और ना ही बिखरने दूंगी अपने सपने। मेरे सपने सिर्फ मेरे हैं, समझे आप? पूनम ने चीखते हुए कहा। पूनम को बोलती देख राकेश झट से किसी बाज की तरह झपट पड़ा। पूनम ने पास रखा पत्थर का चकला राकेश के सिर में दे मारा। राकेश के माथे से खून बहने लगा। पूनम घबरा कर बाहर की तरफ भागी और दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा सुधा खड़ी थी। वह सुधा से लिपट कर बुरी तरह फपक फपक कर रो पड़ी।
सुधा ने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। इससे पहले कि सुधा पूनम से कुछ कहती, उसकी नज़र रसोई के पास खड़े राकेश पर पड़ी। राकेश के माथे से बहते खून और पूनम की अस्त व्यस्त हालत देखकर सुधा को समझते देर न लगी। उसने आव देखा न ताव अपने पति को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, राकेश, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी बहन के साथ ऐसी हरकत करते हुए? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि तुम इतना गिर सकते हो। ओह, अब मैं समझी क्यों तुम हमेशा पूनम की शादी थोड़ा देर से करने की बात करते हो। मैं सोचती थी कि तुम मेरी पूनम को छोटी बहन के जैसा ही मानते हो, लेकिन मैं कभी क्यों नहीं पहचान पाई राकेश, तुम्हारे शराफत भरे मुखौटे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। अगर पूनम मेरी बहन ना होकर तुम्हारी बहन होती तो तुम क्या करते? बोलो राकेश, क्या तब भी यही करते जो मेरी बहन के साथ करने चले थे? सुधा ने अपने दोनों हाथों से राकेश के कंधे को पकड़कर कहा। राकेश था कि जैसे उसे सांप सूंघ गया हो या उसकी जीभ को लकवा मार गया हो। सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। पूनम, पुलिस को फ़ोन कर जल्दी, मुझे ऐसे पति की कोई ज़रूरत नहीं। सुधा ने पूनम की तरफ देखते हुए कहा। पुलिस का नाम सुनते ही राकेश पूरी तरह घबरा गया। हाथ जोड़ते हुए बोला, नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, मुझे माफ़ कर दो सुधा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ सुधा। नहीं राकेश, तुमने मेरे विश्वास का खून किया है, तुमने हमारे रिश्ते को कलंकित किया है। आज तुम्हारी वजह से पूनम के आगे मेरी नज़रें झुक गई हैं, लेकिन शायद तुम यह नहीं जानते कि हम दोनों बहनें एक दूसरे की हिम्मत और ताकत हैं, बल्कि माँ पापा भी हैं, क्योंकि माँ पापा के बाद कोई नहीं था हमारा। तुमने क्या सोचा कि मेरी पूनम इतनी कमज़ोर है कि तुम उसकी खुशियाँ, उसके सपने सब छीन लोगे? तो तुम्हारी यह सोच बहुत ही गलत थी। हम लड़कियां जरूर हैं राकेश, वो भी बिन माँ बाप की बेटियां, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। हाँ राकेश, मुझे तो आज खुद पर शर्म आ रही है कि तुम मेरे पति हो। मुझे माफ़ कर दो सुधा, राकेश ने कांपते हुई आवाज़ में कहा। माफ़ी? और तुम्हें? नहीं राकेश, और माफ़ी मांगनी है तो पूनम से मांगो, जिसके साथ तुमने ये बेहुदा हरकत की। राकेश ने पूनम की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो पूनम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने ही रिश्ते को बर्बाद करने चला था। तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हैं पूनम, कोई उन्हें नहीं छीन सकता। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी करनी पर। पूनम ने कुछ नहीं कहा। तभी सुधा ने राकेश की तरफ देखकर कहा, मैं अभी तो मम्मी और पापा जी को फ़ोन करके बुलाती हूँ, आखिर उन्हें भी तो पता चले उनकी बेटी की काली करतूत। नहीं सुधा नहीं, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। मम्मी पापा को ये सब पता चला तो मैं इस दुनिया में ज़िंदा न रह पाऊँगा। हाँ सुधा, मैं वादा करता हूँ कि पूनम की शादी बड़ी धूमधाम से कराऊँगा। मैं एक बड़े भाई की तरह हर फर्ज निभाऊँगा पूनम के प्रति। प्लीज़ पूनम, सुधा को समझाओ ना। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, जीवन में तुम दोनों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राकेश की बातों में पूनम को वो सच्चाई दिखी और आंखों में पश्चाताप दिखाई दे रहा था। उसने सुधा को समझाते हुए कहा, दीदी, जीजू को माफ़ कर दीजिए, गलतियाँ किससे नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाए। ऐसे में मैं भी कहाँ चैन से जी पाऊँगी, और फिर गलती किससे नहीं होती। हाँ दीदी, मेरी तो माँ और पापा सब आप ही हो। प्लीज़ दीदी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। हाँ दीदी, जीजू ने अपने होने वाले बच्चे की कसम खाई है, वो झूठी तो नहीं हो सकती ना। सुधा ने पूनम को गले लगा लिया और कहा, तेरे सपने तेरे ही रहेंगे पूनम। और हाँ, माँ हमेशा कहती थी कि जीवन में कभी भी किसी मोड़ पर भी कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, हार नहीं मानना। दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे का साथ देना, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। राकेश ने भी पूनम के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हाँ पूनम, तुम्हारे सपने सच होंगे और तुम्हारे सपने हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। तो ये थी कहानी तुम्हारे सपने। कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।